वेलकम बैक एवरीवन। आज हमें स्टार्ट करना है प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से। अभी तक हमने टूल्स देखे, किन किन टूल्स की आवश्यकता है हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए। अब पूरा प्रोसेस क्या है अब वो समझेंगे। Recombinant DNA technology involves several steps in a specific sequence such as isolation of DNA, fragmentation of DNA by restriction endonuclease, isolation of a desired fragment, ligation of the DNA fragment into vector, transferring the recombinant DNA into host, culturing the host cell in a medium at large scale, and extraction of the desired product. ये सारे प्रोसेस हैं, मतलब ये सारे स्टेप्स हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के। कैसे करते हैं, जो पूरा प्रोसेस है किन किन स्टेप्स के थ्रू वो परफॉर्म किया जाता है। तो कौन कौन से स्टेप्स हैं। सबसे पहले स्टेप है हमारा आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डीएनए को आइसोलेट करना, जो हमें निकालना है डीएनए। फिर है फ्रेगमेंटेशन करना डीएनए का बाय द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस को यूज़ करते हुए उसको फ्रेगमेंट्स में तोड़ना। फिर आइसोलेट करना डिज़ायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को, फिर उसमें से उसको आइसोलेट करना जो डिज़ायर्ड पार्ट है हमारे लिए। फिर लाइगेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट इनटू अ वेक्टर, फिर उस डिज़ायर्ड पार्ट को वेक्टर में इंट्रोड्यूस कराना ताकि वेक्टर फिर उसको ट्रांसफ़र कर सके होस्ट सेल में। फिर है ट्रांसफरिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट, फिर उस डीएनए को उठा के होस्ट में डालना। उसके बाद कल्चर करना होस्ट सेल को मीडियम में लार्ज स्केल पे, और फिर वहाँ से अपना डिज़ायर्ड प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट आउट कर लेना। तो ये सारे स्टेप्स हैं। तो टोटल कितने स्टेप्स हो गए हमारे। फर्स्ट इज आइसोलेशन, सेकेंड वाज इज फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, थर्ड आइसोलेशन ऑफ द डिज़ायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, ligation of the DNA fragment into vector, fourth, transferring the recombinant DNA into the host cell is fifth one, sixth culturing the host cell in a medium at a large scale, and seventh is extraction of the desired product. तो टोटली 7 स्टेप्स में जिसमें ये पूरा प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है। अब सबसे पहले स्टेप हम पढ़ने वाले हैं आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटीरियल डीएनए। Recall that the nucleic acid is the genetic material of all the organism without exception. आपको पता ही है कि न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटीरियल होता है सारे ऑर्गेनिज्म का विदाउट एक्सेप्शन, वहाँ पे कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। इन द मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दिस इज अ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और डीएनए। ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में ये क्या होता है, डीएनए होता है हमारा जेनेटिक मटीरियल। In order to cut the DNA with a restriction enzyme, it need to be in a pure form. अगर हमें DNA को restriction enzyme से कट कराना है तो वो ज़रूरी है कि वो उसका प्योर फॉर्म में हो, मतलब उसके साथ और कोई दूसरा मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ ना हो। दैट इज़ फ्री फ्रॉम अदर मैक्रो मॉलिक्यूल्स। किससे फ्री होना चाहिए, दूसरे मैक्रो मॉलिक्यूल से फ्री होना चाहिए। Since the DNA is enclosed within the membrane, we have to break the cell open to release the DNA. अब DNA कहाँ enclose होता है, membrane से enclose होता है। अब उसको isolate करना है तो हमें वो membrane को break करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा ताकि वहाँ से DNA हमारा बाहर आ जाए। Since the DNA is enclosed within the membrane, we have to break cell open to release DNA along with other macromolecules such as RNA, protein and polysaccharide and also lipids. जब हम ब्रेक करेंगे मेम्ब्रेन को, सेल को, तो वहाँ से डीएनए तो निकलेगा, लेकिन उसके साथ साथ दूसरे मैक्रोमोलिक्यूल्स भी निकलेंगे। कौन कौन से मैक्रोमोलिक्यूल्स निकलेंगे, आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेक्राइड एंड ऑल्सो लिपिड्स। आरएनए निकलेगा, प्रोटीन निकलेगा, पॉलीसेक्राइड निकलेगा और लिपिड्स निकलेंगे। दिस कैन बी अचीव बाय ट्रीटिंग द बैक्टीरियल सेल, प्लांट और द एनिमल टिश्यू विद द एंजाइम सच एज। अब हमें डीएनए प्योर फॉर्म में चाहिए, ये सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स हटाने हैं, उनको डाइजेस्ट करवाएंगे, उनको ख़त्म करवाएंगे। तो उनको डाइजेस्ट करने कौन से एंजाइम आएंगे, पढ़ते हैं। बैक्टीरिया के लिए लाइसोजाइम, प्लांट सेल के लिए सेल्यूलेज, काइटिनेज, फंगस के लिए। तो ये सारे एंजाइम्स हैं जो इसको डीएनए को फ्री कराएंगे दूसरे मैक्रोमोलिक्यूल से। यू नो दैट द जीन आर लोकेटेड ऑन द लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। अब हमें पता ही है जीन का लोकेटेड होते हैं डीएनए पे। इंटरवाइंड विद प्रोटीन सच एज हिस्टोन्स, और डीएनए किस पे वो होता है, रैपअप होता है हमारा हिस्टोन प्रोटीन्स पे। द आरएनए कैन बी रिमूव्ड बाय द ट्रीटमेंट विद राइबोन्यूक्लियस। आरएनए को कैसे रिमूव कर सकते हैं, राइबोन्यूक्लियस से ट्रीट करा के। प्रोटीन को रिमूव कर सकते हैं हम प्रोटीएस से ट्रीट करा के। Other molecule can be removed by appropriate treatment and purified DNA ultimately precipitate out after the addition of the chilled ethanol. और इन सबको हम क्या कर देंगे, ये सारे अगर एंजाइम्स उसके अंदर डाल देंगे तो वो उन सबको क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर जाएंगे अब रिस्पेक्टिवली जिसका जो एंजाइम होगा, और वहाँ क्या बच जाएगा डीएनए। और डीएनए को हम एज अ प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बाहर निकालेंगे। कैसे, फिर उस सॉल्यूशन में चिल्ड इथेनॉल बनाएंगे जिससे वहाँ पीपीटी बन जाएगी, प्रेसिपिटेट बन जाएगा।
और वहाँ से क्या होगा, वो हमारा डीएनए निकल जाएगा। दिस कैन बी सीन एज अ कलेक्शन ऑफ द फाइन थ्रेड्स इन द सस्पेंशन। देखो इस फिगर में दिखा रखा है कि ऐसे सस्पेंशन की फॉर्म में हमें क्या मिल जाता है, ये डीएनए मिल जाता है। ये देखो एक प्रेसिपिटेट की फॉर्म है बाय एडिंग द चिल्ड इथेनॉल, तो ये क्या है हमारा डीएनए थ्रेड्स की फॉर्म में। तो हमें यहाँ से प्योर फॉर्म ऑफ डीएनए मिल गई। सबसे पहला स्टेप हुआ हमारा आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डीएनए को आइसोलेट कर लिया गया। अब क्या करेंगे, इसको हम इसका ट्रीट करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। नाउ कटिंग ऑफ द डीएनए एट ए स्पेसिफिक लोकेशन। अब क्या करेंगे, आइसोलेट कर लिया, अब डीएनए को कट कराना है हमें स्पेसिफिक लोकेशंस पे। तो द कटिंग ऑफ डीएनए एट ए स्पेसिफिक लोकेशन, restriction enzyme digestions are performed by incubating purified DNA molecule with the restriction enzyme। जो restriction enzyme है वो क्या करता है, डाइजेशन परफॉर्म करता है। कैसे करता है, बाय इंक्यूबेटिंग प्यूरिफाइड डीएनए मॉलिक्यूल विद द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। मतलब हम क्या करते हैं कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ हम डीएनए डालते हैं एक ऑप्टिमल कंडीशन पे और फॉर दैट स्पेसिफिक एंजाइम। मतलब ये जो हमारा प्यूरिफाइड डीएनए है इसके साथ क्या डाले गए हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डाले गए हैं। तो हम थे कि जब हम कटिंग करवाएंगे फिर डीएनए की स्पेसिफिक लोकेशन पे, हमारा आइसोलेशन हो गया, उसके बाद डीएनए की कटिंग होगी स्पेसिफिक लोकेशन पे, और कौन करवाएगा, वो हमारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स करवाते हैं। और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ये परफॉर्म कैसे करते हैं, इनको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, ऑप्टिमल कंडीशंस दी जाती हैं, प्रोवाइड की जाती हैं, जहाँ पे वो डीएनए को फिर स्पेसिफिक पोजिशंस पे कट करते हैं। Agarose gel electrophoresis is employed to check the progression of a restriction enzyme digestion। Agarose gel electrophoresis मतलब ये टेक्निक यूज़ की जाती है चेक करने के लिए कि कहाँ तक प्रोग्रेशन पहुँची, कहाँ तक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने काम किया। डीएनए इज़ अ निगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल। डीएनए कैसा मॉलिक्यूल है, निगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है। हैंस इट मूव टूवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, इसीलिए वो किधर की तरफ जाता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है, एनोड की तरफ। मतलब ये जैसे हमने पीछे पढ़ा इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला, तो यहाँ पे चैम्बर्स थे, यहाँ पे सैंपल लोड किया जाता था और ऐसे हमारा डीएनए मूव करता था। तो इधर कौन सी साइड होती है, एनोड, क्योंकि हमारा इट मूव टूवर्ड्स द पॉजिटिव पोल की तरफ वो हमारा डीएनए मूव करता है, क्योंकि हमारा डीएनए निगेटिवली चार्ज है। द प्रोसेस इज रिपीटेड विद द वेक्टर डीएनए ऑल्सो। यही प्रोसेस वेक्टर डीएनए के साथ भी रिपीट किया जाता है। अब क्यों करा जा रहा होगा, वही उसकी प्रोग्रेशन देखने के लिए। द ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए इन्वॉल्व सेवरल प्रोसेस। अब डीएनए की ज्वाइनिंग करनी है तो उसमें भी बहुत सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। आफ्टर हैविंग कट द सोर्स डीएनए एज वेल एज द वेक्टर डीएनए with a specific restriction enzyme, the cutout gene of interest from the source DNA and the cut vector with the space are mixed and ligase is added. This result in the preparation of the recombinant DNA। अब जो हमें पोर्शन चाहिए था, डिजायर्ड पोर्शन, वो डीएनए हमें मिल चुका है। फिर वही पोर्शन हम उसे उठा के वेक्टर के साथ हमें कंबाइन करना है, तब जाके हमारे क्या बनता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो दोनों हमारे डीएनए आते हैं यहाँ पे, एक जो हमने आइसोलेट किया डिजायर्ड सेटअप वाला, दूसरा फिर वेक्टर डीएनए, जिसको भी वेक्टर डीएनए को भी सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ ट्रीट किया गया है ताकि इजीली हैंगिंग स्ट्रक्चर्स बन सके वहाँ पे और दोनों इजीली ज्वाइन हो जाएं स्टिकी एंड्स के थ्रू। तो हम क्या डालते हैं, किसके थ्रू वो हमारे ज्वाइन होते हैं, डीएनए लाइगेज की मदद से। तो डीएनए as well as the vector DNA with a specific restriction enzyme, the cutout gene of interest from the source DNA and the cut vector with the space are mixed and the ligase is added. This results in the preparation of the recombinant DNA। इससे क्या बन जाता है, हमारा recombinant DNA बन जाता है। Now, amplification of gene of interest using the PCR। अब जो जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला पार्ट था हमारा डीएनए का, वो तो एक पोर्शन है ऐसे जो हमने आइसोलेट करा है, लेकिन अब उसको मल्टीपल कॉपीज बनानी, एम्प्लीकेशन करना है। अब हमें ये थोड़ा ना कि हमें और आगे जरूरत पड़ेगी तो बार बार हम आइसोलेट करते रहें। तो वही PCR स्टैंड फॉर द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन द मल्टीपल कॉपीज ऑफ द जीन और डीएनए ऑफ इंटरेस्ट इज सिंथेसाइज इन विट्रो। क्या किया जाता है यहाँ पे, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब जो डिजायर सेट ऑफ जीन था हमारा, उसको उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाई जाती हैं, किसके थ्रू, इस टेक्निक को यूज करके। और किन कंडीशंस में, लैब कंडीशंस में, इसलिए कहा गया इसको इन विट्रो। किसको, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये डीएनए जो है हमारा, उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाई जाती हैं इन विट्रो कंडीशंस यूजिंग द 2 सेट्स ऑफ प्राइमर्स। क्या यूज़ करते हैं उसके साथ साथ 2 सेट्स ऑफ प्राइमर यूज़ करके उनके थ्रू ये टेक्निक की जाती है। Small chemically synthesized oligonucleotide that are complementary to the region of the DNA and the enzyme DNA polymerase।
किन चीज़ों का यूज़ किया जाता है? प्राइमर का यूज़ किया जाता है और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का यूज़ किया जाता है। अब प्राइमर क्या है? केमिकली सिंथेसाइज एक सीक्वेंस है ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड होता है जहाँ पे मोर देन 10 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होता है, दैट इज ऑलिगो, जो हम बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ते हैं। तो स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड है जो कॉम्प्लीमेंट्री है। किसके कॉम्प्लीमेंट्री है? दैट द रीजन ऑफ डीएनए। सपोज हमारा ये डीएनए का पोर्शन है, यहाँ पे ये सीक्वेंस है AGTC, ठीक है। अब ये जो ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड होगा हमारा, दैट दिस इज ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड, ये ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड है, तो इसका सीक्वेंस क्या होगा? इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा GTGAG, मतलब ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा जो इसको कॉम्प्लीमेंट करे सिंपली। तो जो प्राइमर होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री टू हमारा डीएनए होता है। दैट इज हमारा डीएनए, इसके सीक्वेंस है ATGC एंड दिस इज आर प्राइमर ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड, इसके सीक्वेंस है TACG। तो ये हमारा डिजायर्ड डीएनए और ये हमारा नीचे प्राइमर। तो ये क्या है? इसके कॉम्प्लीमेंट्री है हमारे डिजायर सेट ऑफ डीएनए के। वहीं पे और कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है? डीएनए पॉलीमरेज। तो दो सेट्स ऑफ प्राइमर यहाँ यूज किए जा रहे हैं। पहला स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द रीजन ऑफ डीएनए एंड द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। द एंजाइम एक्सटेंड्स द प्राइमर यूजिंग द न्यूक्लियोटाइड प्रोवाइड इन द रिएक्शन एंड द जेनोमिक डीएनए एज अ टेम्पलेट। अब जो एंजाइम है उसका काम क्या है? कि वो प्राइमर को एक्सटेंड करे, बड़ा करे, वो न्यूक्लियोटाइड यूज करके जो कि प्रोवाइडेड किए गए हैं रिएक्शन में और जो जीनोमिक डीएनए में प्रेजेंट है एज अ टेम्पलेट, उनको यूज करता है जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस प्रेजेंट होता है और हमारे प्राइमर को एक्सटेंड का काम करवाने का काम करता है डीएनए पॉलीमरेज। कौन करेगा? डीएनए पॉलीमरेज। इफ द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज रिपीटेड मैनी टाइम्स द सेगमेंट ऑफ डीएनए कैन बी एम्पलीफाइड टू अप्रॉक्सीमेटली बिलियन टाइम्स। मतलब अगर बहुत बार एप्लीकेशन किया जाए, रिपीटेड किया जा रहा है बार बार, तो अप्रॉक्स 1 बिलियन कॉपीज हमारी बन जाती हैं। सच रिपीटेड एम्पलीफिकेशन इज अचीव बाय यूजिंग अ थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। अब देखो ये यहाँ पे हीट भी इन्वॉल्व होती है, तो हमें कैसा एंजाइम चाहिए? थर्मोस्टेबल, जो हीट को सहन कर पाए। तो कौन सा एंजाइम यहाँ पे होता है? थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज होता है। किस बैक्टीरिया से आइसोलेट करते हैं उसको? हम थर्मस एक्विटिकस से। कहाँ से आइसोलेट किया गया है? थर्मस एक्वाटिकस। thermostable DNA polymerase, which remain active during the high temperature induce denaturation of the double-stranded DNA. The amplified fragment, if desired, can now be used to ligate with the vector for the further cloning. अब ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो DNA होता है ऐसा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, तो पहले हमें हीट चाहिए इसके लिए ताकि ये क्या हो सके? डीनेचर हो सके। जब डीनेचर होगा इसका प्रोटीन, फिर जो इसका एक टेम्पलेट की तरह काम करेगा, उसके कॉम्प्लीमेंट्री हमारा प्राइमर आएगा। फिर हमारा यहाँ पे आएगा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। यहाँ पे आया डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये क्या करता है? इसको एक्सटेंड करवाता है ताकि यहाँ पे क्या बन सके? इसकी मल्टीपल कॉपीज बन सके। अब इसके लिए कौन सा एंजाइम यहाँ पे यूज़ होता है? जब डीनेचर हो रहा है, यहाँ पे हीट इन्वॉल्व हो रही है, तो जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है फिर वो क्या कराता है? आगे पॉलीमरेशन कराता है डीएनए का। और कैसे करा रहा है? बाय एक्सटेंडिंग द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस प्रेजेंट्स ऑन द प्राइमर। अब यहाँ पे जो बैक्टीरिया यूज होता है वो यूज होता है थर्मस एक्वाटिकस के थ्रू निकलता है हमारा एंजाइम थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। हमेशा ये एक्टिव रहेगा ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर, जो डीनेचरेशन करा देगा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का। जो एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट है, अब वो अगर वो डिजायर्ड है उसको हम यूज़ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं और फिर उसको हम वेक्टर में इंड्यूस कर सकते हैं फॉर फर्दर क्लोनिंग। द एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट इफ डिजायर्ड कैन नाउ बी यूज टू लाइगेट विद द वेक्टर फॉर फर्दर क्लोनिंग। तो हमने देखा पहले उसको आइसोलेट किया गया, जो हमें सबसे पहले डीएनए आइसोलेट करना था। फिर डीएनए को हमने ट्रीट कराया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, उसको स्पेसिफिक सीक्वेंस पे कट करवाया। उसका प्रोग्रेशन देखने के लिए कि कट जो है वो सही स्पेसिफिक पोजीशन पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके लिए हमने इसको चेक करने के लिए टेक्निक यूज़ करी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और उसमें कौन सा जेल यूज़ होता है? एग्रोस जेल। सेम प्रोसेस हम उसके साथ भी करते हैं, वेक्टर के साथ, उसमें भी प्रोग्रेस चेक करने के लिए यही टेक्निक यूज़ करते हैं। अब
हमें डिज़ायर्ड सेट ऑफ डीएनए मिल गया, वो फ्रेगमेंट मिल गया, लेकिन अब हम उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनाएंगे क्योंकि उसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो मल्टीपल कॉपीज़ बनाने के लिए किसका यूज़ किया जा रहा है? पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये भी एक टेक्निक है जो यूज़ करते हैं हम हमारे डीएनए को एम्पलीफाई करने के लिए, उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनाने के लिए। तो उसमें भी मल्टीपल कॉपीज़ किसके थ्रू बनती हैं? 2 सेट्स ऑफ प्राइमर यूज़ करके। पहला है जो इसको केमिकली सिंथेसाइज करके बनाया गया है, ऑलीन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, जिसे हम कहते हैं प्राइमर, वही। और वो किसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है? हमारे डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री होता है। वहीं पर दूसरा एंजाइम यूज़ होता है हमारा डीएनए पॉलीमरेज। जो एंजाइम यहाँ पे यूज़ होता है वो होता है थर्मली स्टेबल, जिसे हम बोलते हैं थर्मो स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जिसको हम आइसोलेट करते हैं फ्रॉम द बैक्टीरिया थर्मस एक्विटिकस। अब जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो कैसे काम करता है? वो आएगा, बाइंड करेगा, प्राइमर को एक्सटेंड करवाएगा उसके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को, और फिर वहाँ से क्या हो जाएगी? पॉलीमराइजेशन हो जाएगा, मल्टीपल कॉपीज़ बन जाएंगी हमारे डीएनए की। डीएनए भी वही पार्ट जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है जिससे हमें प्रोडक्ट बनाना है। अगर रेप्लिकेशन मल्टीपल टाइम किया जाता है तो अप्रॉक्स 1 बिलियन कॉपीज़ हमारी बन जाती हैं। तो ये था हमारा पूरा एम्पलीफिकेशन और पीसीआर का भी। अब देखते हैं पीसीआर के 3 स्टेप्स होते हैं: डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन। ये है इसके स्टेप्स, देखो। बताया था डीएनए कैसा मॉलिक्यूल है हमारा? डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है, जिसको पहले क्या करना पड़ेगा? डीनेचर करना पड़ेगा, हीट देंगे, एंजाइम यूज़ होगा यहाँ पे, डीएनए पॉलीमरेज, टेक पॉलीमरेज थर्मली स्टेबल है हमारा। जब ये टूट जाएगा तो प्राइमर लगेगा। प्राइमर का क्या काम है? डीएनए पॉलीमरेज का काम है, देखो, प्राइमर को एक्सटेंड कराना। प्राइमर एक्सटेंड हो जाएगा क्योंकि वो उसके कॉम्प्लीमेंट्री है, तो वहीं पे वही डीएनए सीक्वेंस आता जाएगा, वही सीक्वेंस रिपीट होता जाएगा और हमारे से क्या होगा? मल्टीपल कॉपीज़ बनती जाएंगी। तो फर्स्ट स्टेप डीनेचुरेशन, देन एलिंग। डीनेचुरेशन में क्या हो रहा है? डबल हेलिकल से जो हमारा डीएनए है वो उसका प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो रहा है। फिर एनिलिंग में प्राइमर आके बाइंड करा, और एक्सटेंशन में क्या हो रहा है? इलोंगेशन हो रहा है हमारा। तो अप्रॉक्स जब रिपीट होता है 30 साइकिल टाइम अप्रॉक्स, तो कितना आ गया हमारा? एम्पलीफाइड हो गया डीएनए, अप्रॉक्स 1 बिलियन टाइम्स हमारी कॉपीज़ बन जाती है। देखो लिखा है ईच साइकिल हैज़ 3 स्टेप्स। पहला स्टेप होता है डीनेचुरेशन, फिर होता है प्राइमर एनिलिंग एंड एक्सटेंशन ऑफ द प्राइमर। तो ये काम होता है। तो एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर कौन कराता है? हमारे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। नाउ इंसर्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल ऑर्गेनिज्म। अब क्या है हमारा आइसोलेशन भी हो गया, एंजाइम से ट्रीट भी करा दिया, मल्टीपल कॉपीज़ भी बना दी। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट या सेल ऑर्गेनिज्म में डालना। These are the several methods of introducing the ligated DNA into recipient cell. हमने बहुत सारे मेथड्स पढ़े हैं जिसके थ्रू हम हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को लाइगेट या इंसर्ट कर सकते हैं, चिपका सकते हैं, घुसा सकते हैं हमारे रिसिपिएंट सेल में। रिसिपिएंट सेल मतलब जो उस चीज़ को रिसीव करने वाला है। रिसिपिएंट सेल्स आफ्टर मेकिंग अप द कॉम्पिटेंट कैसे होता है? सबसे पहले हमें उसके कॉम्पिटेंट बनाना होता है, उसके लायक बनाना होता है कि वो उसको ले सके। तो रेसिपिएंट सेल आफ्टर मेकिंग देम कॉम्पिटेंट टू रिसीव टेक अप डीएनए प्रेजेंट इन इट्स सराउंडिंग। ये तब करते हैं जब उसको हम उसके कॉम्पिटेंट बना देंगे, वो उस डीएनए को अपने अंदर ले लेगा। सो इफ अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बियरिंग जीन फॉर अ रेजिस्टेंस टू एन एंटीबायोटिक, एग्जाम्पल एम्पिसिलिन, इज ट्रांसफर्ड इनटू ई कोलाई सेल, द होस्ट सेल बिकम ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट सेल। अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए के पास कौन सा जीन है कि वो किसके अगेंस्ट प्रॉपर्टी शो करेगा और किसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करेगा? एम्पिसिलिन के अगेंस्ट। जब उसको ट्रांसफर करेंगे हम ई कोलाई में, तो होस्ट सेल भी क्या हो जाएगा? ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और कैसे बन जाएगा? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट सेल बन जाएगा। अब देखो एक टर्म इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है कि रिकॉम्बिनेंट और ट्रांसफॉर्मेंट, जो हमने सिलेक्टिव मार्कर में ही पढ़ा था। तो जो रिकॉम्बिनेंट है वो विद रिस्पेक्ट टू प्लाज्मिड वेक्टर के टर्म्स में यूज़ की जाती है क्योंकि वहीं हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेंट की तो वो होस्ट सेल के रिस्पेक्ट में बात की जाती है। तभी हम बोल रहे थे यहाँ मेंशन किया गया, अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए के पास किसका जीन है? जीन फॉर द रेजिस्टेंस टू एन एंटीबायोटिक, मतलब वो एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी दिखा रहा है, वो जीन कैरी कर रहा है हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जब उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे ई कोलाई में, जब ई कोलाई में उसको ट्रांसफ़र करा जाएगा, ई सेल में ट्रांसफ़र किया जाएगा, तो होस्ट सेल कैसा बन जाएगा? ट्रांसफॉर्म हो जाएगा किसमें? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट सेल में।
तो कौन ट्रांसफॉर्म हुआ, किसके रिस्पेक्ट में ट्रांसफॉर्मेशन की बात आई, होस्ट सेल के रिस्पेक्ट में बात आई हमारी ट्रांसफॉर्मेशन की। तो हमारा होस्ट सेल क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इफ़ वी स्प्रेड द ट्रांसफॉर्म सेल ऑन अगार प्लेट कंटेनिंग एम्पेसिलिन, अगर हम स्प्रेड करें उस ट्रांसफॉर्म सेल को अगार प्लेट्स पे जिस पे एम्पेसिलिन है, तो सिर्फ ट्रांसफॉर्मेंट ही ग्रो कर पाएगा। ट्रांसफॉर्मेंट क्यों ग्रो कर पाएगा, अब क्योंकि उसके पास वो जीन है जो एंटीबायोटिक एम्पेसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी शो करने वाला है। और जितने भी अनट्रांसफॉर्म्ड रेसिपिएंट सेल्स होंगे वो डाई कर जाएंगे क्योंकि वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। सिंस ड्यू टू एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस जीन के वजह से वन इज एबल टू सेलेक्ट अ ट्रांसफॉर्म्ड सेल इन द प्रेजेंस ऑफ एम्पेसिलिन। अब इसी जीन की वजह से, इस प्रॉपर्टी की वजह से हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा ट्रांसफॉर्म सेल है हमारा, कौन सा नहीं है। एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट जीन इन दिस केस इज अ सिलेक्टेबल मार्कर। ये हम पहले भी पढ़ के आए थे जब प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे कि जो हमारा वेक्टर होना चाहिए उसके पास ये प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए। तो एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट जीन यहाँ पे किसका काम कर रहा है, सिलेक्टेबल मार्कर का काम कर रहा है। आई होप इस चीज़ में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि रिकॉम्बिनेंट किसके रिस्पेक्ट में कहा जाता है और ट्रांसफॉर्मेंट किसके रिस्पेक्ट में कहा जाता है, क्योंकि जब हम सिलेक्टेबल मार्कर वाला ये टॉपिक पढ़ते हैं तो इसी में कन्फ्यूजन होता है कि हम प्लेटिंग कर रहे हैं, अब कि बोलते हैं कि डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से और ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से, तो इसमें कन्फ्यूजन होता है काफ़ी बच्चों को। नाउ ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, अब हमें क्या ऑब्टेन करना है, जो फॉरेन जीन प्रोडक्ट है उसको ऑब्टेन करना है। When you insert a piece of alien DNA into a cloning vector and transfer it into bacterial, plant or animal cell, जब आप अपना इंसर्ट करते हो पीस ऑफ एलियन डीएनए को क्लोनिंग वेक्टर में और फिर उसको ट्रांसफर करते हो बैक्टीरिया में, प्लांट में या एनिमल सेल में, तो एलियन डीएनए गेट्स मल्टीप्लाई। तो क्या होता है, एलियन डीएनए मतलब बाहरी डीएनए जो नेचुरली उस फॉर्म में प्रेजेंट नहीं था, द एलियन डीएनए गेट्स मल्टीप्लाई। In almost all recombinant technologies, the ultimate aim is to produce a desirable protein. अब जितनी भी recombinant technologies परफॉर्म की जाती हैं वहाँ अल्टीमेट एम यही होता है कि हम क्या प्रोड्यूस करें, डिज़ायरेबल प्रोटीन प्रोड्यूस करें। हैंस देयर इज अ नीड फॉर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टू बी एक्सप्रेस्ड, इसलिए आवश्यकता है कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने बनाया है वो एक्सप्रेस्ड हो। अगर वो एक्सप्रेस ही नहीं करेगा तो वो डिज़ायरेबल प्रोटीन मिलने ही नहीं वाला है। जब तक डीएनए से एमआरएनए ना बने और एमआरएनए से प्रोटीन ना बने तो वो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने का कोई फ़ायदे नहीं है, क्योंकि एट लास्ट हमारा एम है कि हमें वो डिज़ायरेबल प्रोटीन चाहिए जिसके लिए हमने ये सारा तामझाम किया है। Hence, there is a need for the recombinant DNA to be expressed. The foreign gene gets expressed under the appropriate conditions. अब जो foreign gene है वो express होता है कुछ जब क्या हो, appropriate conditions मिले वहाँ पे। The expression of the foreign gene in host cell involve understanding many technical details. After having cloned the gene of interest and having optimized the condition to induce the expression of the target protein, one has to consider producing it on a large scale. अब ये कह रहे हैं जब आपने क्लोन कर लिया जीन ऑफ इंटरेस्ट और ऑप्टिमाइज कर ली कंडीशंस की कहाँ पे वो हमारा एक्सप्रेशन देने वाला है, आप क्लोन भी कर चुके हो, उसकी मल्टीपल कॉपीज सब कुछ हो गया है, आप कंडीशंस भी पता चल गई कि किन कंडीशंस पे वो एक्सप्रेशन देगा, किन कंडीशन पे डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन हमें मिल जाएगा। तो अब क्या है कि आपको उसको लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए ताकि आपका ईल्ड बढ़े, तो करेंगे ऑब्वियसली। इफ एनी प्रोटीन एनकोडिंग जीन इज एक्सप्रेस इन अ हेट्रोलोगस होस्ट इट इज कॉल्ड अ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। अगर कोई भी प्रोटीन एनकोड करता है जीन को, कोई भी जीन एनकोड कर रहा है और वहाँ से प्रोटीन बन रहा है और वो किस में एक्सप्रेस हो रहा है, हेट्रोलोगस होस्ट में, तो उसे क्या कहा जाता है, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहा जाता है। द सेल हार्बरिंग द क्लोन जीन्स ऑफ इंटरेस्ट में बी ग्रोन ऑन अ स्मॉल स्केल इन द लेबोरेटरी। अब हम इनको क्या कर सकते हैं, लेबोरेटरी में भी करा सकते हैं स्मॉल स्केल पे, वहीं पे कल्चर को यूज़ कर सकते हैं हम डिजायर्ड प्रोटीन को पाने के लिए और उनको प्योरीफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग द डिफरेंट टेक्निक्स। मतलब लैब स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल दोनों स्केल पे ये काम किया जा सकता है। The cell can also be multiplied in a continuous culture system where the used medium is drained out from the one side while the fresh medium is added from the other to maintain the cell in their physiologically most active state. मतलब हम दूसरा क्या, एक तो स्मॉल स्केल पे करें, वहीं पे हम लार्ज स्केल में कर सकते हैं जहाँ पे मल्टीपल क्या यूज़ किया जा रहा हो, मल्टीप्लाइड इन अ कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम। अब कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम क्या होता है कि एक तरफ से आप रॉ मटेरियल डालते जा रहे हो और दूसरी तरफ से अपना प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट करते जा रहे हो, दैट इज़ आर कंटिन्यूस कल्चरल सिस्टम। इसे कहा जाता है कंटिन्यूस कल्चरल सिस्टम। देखो वहीं लिखा है वेयर द यूज मीडियम इज ड्रेन आउट, यूज मीडियम को ड्रेन आउट किया जाता है दूसरे साइड से और फ्रेश मीडियम को ऐड करते जाते हैं ताकि वहाँ पे सेल किस में प्रेजेंट रहे, हमारा फिजियोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव या लॉग एक्सपोनेंशियल स्टेज में प्रेजेंट रहे। सपोज ये हमारा सेल है, यहाँ से हम मीडियम डाल रहे हैं और यहाँ से ड्रेन आउट करते जा रहे हैं, और जहाँ ये काम कर रहा है हमारा सेल, जब इसमें कंटिन्यूसली मीडियम आता जाएगा तो वो एक्टिव रहेगा, अपनी फिजियोलॉजिकल एक्टिव स्टेट को मेंटेन करके रखेगा, या फिर हम बोल सकते हैं एक्सपोनेंशियल फेज में रहेगा। दिस टाइप ऑफ कल्चरिंग मेथड प्रोड्यूसेस
इस टाइप के जो कल्चरिंग मेथड होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं लार्जर बायोमास, मतलब बहुत बड़े अमाउंट में हमें वहाँ पे हमारा प्रोडक्ट मिलता है, जिससे क्या मिलती है, हायर यील्ड मिलती है हमें हमारे डिज़ायर्ड प्रोटीन की। स्मॉल वॉल्यूम कल्चर कैन नॉट यील्ड अप्रिशिएबल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। अगर हम स्मॉल स्केल पे बनाए तो वहाँ पे अप्रिशिएबल मतलब जितनी आवश्यकता उतनी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट हमें नहीं मिलेगा। टू प्रोड्यूस इन अ लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करने के लिए किन का डेवलपमेंट किया गया है, बायोरिएक्टर्स का, जहाँ पे कितनी वॉल्यूम होती है, अप्रॉक्स 100 से 1000 लीटर ऑफ कल्चर की, और उसको फिर प्रोसेस किया जाता है जितना भी रिक्वायर्ड हो। दस द बायोरिएक्टर कैन बी थॉट एज ऑफ द वेसल विच इज द रॉ मटेरियल बायोलॉजिकली कन्वर्टेड इनटू अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट। तो हम क्या समझ सकते हैं, बायोरिएक्टर्स को समझ सकते हैं एक बड़े वेसल्स जहाँ पे रॉ मटेरियल ऐड किया जाता है जो बायोलॉजिकली थ्रू द बायोलॉजिकल एजेंट्स कन्वर्ट होता है स्पेसिफिक प्रोडक्ट में, इंडिविजुअल एंजाइम में, एक्सेट्रा में, यूजिंग माइक्रोबियल, प्लांट, एनिमल और द ह्यूमन सेल। इन सब चीज़ों को यूज़ करके वो हमारा प्रोडक्ट बनता है। अ बायोरिएक्टर प्रोवाइड्स द ऑप्टिमल कंडीशन फॉर अचीविंग द डिज़ायर्ड प्रोडक्ट। तो जो बायोरिएक्टर होता है क्या करता है, ऑप्टिमल कंडीशंस मतलब जिन कंडीशंस की आवश्यकता है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए वो कंडीशन उसको देता है, और वहाँ से फिर क्या बनता है, हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट बनता है बाय प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशंस। वहाँ पे ग्रोथ कंडीशंस जहाँ पे कि उसकी ग्रोथ अच्छे से हो सके, जैसे कि कितना टेम्परेचर चाहिए, कितना पीएच चाहिए, कितना सबस्ट्रेट, सॉल्ट, एक्सेट्रा, विटामिन, ये सारी चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं उन बायोरिएक्टर्स में, ताकि जो हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है अच्छे से मिल सके, लार्ज क्वांटिटी में मिले, और क्या मिले, उसकी हाई यील्ड मिले। द मोस्ट कॉमनली यूज बायोरिएक्टर आर ऑफ स्ट्रिंग टाइप। जो मोस्ट कॉमनली बायोरिएक्टर यूज़ किया जाता है वो कैसा होता है, स्ट्रिंग टाइप। स्ट्रिंग टाइप से समझ आ रहा है, घुमाने वाला। तो मोस्ट कॉमनली यूज बायोरिएक्टर इज द स्ट्रिंग टाइप। तो यहाँ पे दो टाइप के दिए गए हैं, एक सिंपल स्टिर टैंक बायोरिएक्टर और एक स्पार्ज स्टिर टैंक बायोरिएक्टर, जहाँ से स्टेराइल बबल्स कैसे हो जा रहे हैं, स्प्रेड हो जा रहे हैं। अब बेसिकली जो हमारे ये क्या बोलते हैं बायोरिएक्टर्स होते हैं, कौन सी शेप के हैं दिख ही रहा है हमें, कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। A stirred tank reactor is usually cylindrical or with a curved base to facilitate the mixing of the reactor content। कैसे होते हैं, या तो सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, नीचे से कर्व्ड बेस के होते हैं, और ऐसे क्यों होता है, ताकि मिक्सिंग वहाँ पे इजीली हो सके, जो भी हम कंटेंट डाल रहे हैं उसकी मिक्सिंग अच्छे से हो सके। द स्टिरर फैसिलिटेट्स इवन द मिक्सिंग एंड द ऑक्सीजनेबिलिटी थ्रू आउट द बायोरिएक्टर। जो स्टिरर होता है उसका काम क्या होता है कि मिक्सिंग और ऑक्सीजनेबिलिटी वहाँ पे अच्छे से प्रेजेंट रहे थ्रू आउट दी बायोरिएक्टर। ऑल्टरनेटिवली एयर कैन बी बबल थ्रू द रिएक्टर। तो हम क्या कर सकते हैं, एयर को बबल भी कर सकते हैं रिएक्टर में। इफ़ यू लुक एट द फिगर क्लोजली यू विल सी दैट द बायोरिएक्टर हैज़ एन एग्रीगेटर सिस्टम, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम एंड अ फोम कंट्रोल सिस्टम, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, पीएच कंट्रोल सिस्टम एंड सैम्पलिंग पोर्ट सो दैट द स्मॉल वॉल्यूम ऑफ द कल्चर कैन बी विड्रॉन पीरियडिकली। तो क्या क्या है उसके अंदर, पूछ सकते हैं क्या क्या बायोरिएक्टर में क्या क्या मिलता है हमें। एक एग्रीगेटर सिस्टम, घोलने वाला मिलाने वाला, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, फोम कंट्रोल सिस्टम, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, पीएच कंट्रोल सिस्टम, सैम्पलिंग पोर्ट, ताकि हम वहाँ से स्मॉल वॉल्यूम कल्चर की क्या कर सकें, पीरियडिकली निकाल सकें, विड्रॉ कर सकें। ये देखते हैं डायग्राम में, देखो सब दिया गया है यहाँ पे। एसिड बेस फॉर पीएच कंट्रोल, स्टीम फॉर स्टराइजेशन, मोटर, फोम ब्रेकर, फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर, कल्चरल फ्रॉथ और स्टेराइल एयर। वहीं पे ये कैसा है, स्टर्ड टैंक है, और ये क्या है, इसमें स्पार्ज स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर है। इस पार्ट से मतलब ऐसे समझ सकते हैं छींटे डालना या छिड़कना, कोई छिड़कना। तो यहाँ कहते हैं कि अभी बोला ना कि हम एयर बबल्ड कर सकते हैं, तो उसी के रिस्पेक्ट में ये यहाँ पे चीज़ यूज़ की गई है। तो ये क्या कर रहा है, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर द ऑक्सीजन ट्रांसफर, गैस एंटरटेनमेंट, बबल्स ड्रामेटिकली इंक्रीज ऑक्सीजन सरफेस एरिया। तो क्या करते हैं, बबल्स ऑक्सीजन का सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। नाउ द डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। अब डाउन स्ट्रीमिंग क्या होता है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द बायोसिंथेटिक स्टेज। अब बायोसिंथेटिक स्टेज मतलब बन गई, हमारा प्रोडक्ट बन चुका है। प्रोडक्ट हैज़ टू बी सब्जेक्टेड थ्रू अ सीरीज ऑफ प्रोसेस बिफोर इट इज रेडी फॉर द मार्केटिंग। अब सीधा उसे उठा के हम बेचने नहीं लग जाएंगे, क्या मार्केट में नहीं डाल देंगे जब हमारा प्रोडक्ट बनेगा। उसके बाद भी बहुत सारे सीरीज ऑफ प्रोसेसेस होते हैं जिसके थ्रू हमारे प्रोडक्ट को जाना होता है, जो हम परफॉर्म करते हैं बिफोर दी मार्केटिंग, या उसको जब तक मार्केट में उतारने से पहले बहुत सारे प्रोसेसेस और स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हमारा प्रोडक्ट जाता है। द प्रोसेस इंक्लूड, अब प्रोसेस के अंदर क्या क्या आता है, सेपरेशन एंड द प्यूरिफिकेशन, उसको वहाँ से सेपरेट करना, प्यूरिफाई करना,
विच आर कलेक्टिवली रेफर टू एज अ डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। और इसी को क्या कहा जाता है, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस भी कहा जाता है। इसके अंदर क्या आता है, प्रिजर्वेटिव्स ऐड करना, फॉर्मुलेटेड, मतलब हमारा प्रोडक्ट बना लिया, वो ख़राब ना हो, उसकी लाइफ बढ़ानी है, तो हम उसमें उसको प्रिजर्व करने के तरीका या प्रिजर्वेटिव्स भी देखते हैं। तो द प्रोडक्ट हैज़ टू बी फॉर्मुलेटेड विद सुटेबल प्रिजर्वेटिव्स, मतलब उसमें प्रिजर्वेटिव भी ऐड किए जाते हैं। तो डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस में क्या आ गया, सेपरेशन आ गया, उसका प्योरीफिकेशन आ गया और प्रिजर्वेशन आ गया। सच फॉर्मुलेशन हैज़ टू अंडरगो थ्रू द क्लिनिकल ट्रायल्स, और वहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल्स भी होते हैं इन केस ऑफ ड्रग। अब कोई ड्रग बना है तो उसको क्लिनिकली पहले ट्राई किया जाएगा, कितना सेफ है, नहीं है, कुछ उसकी वजह से एग्रेवेशन आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। Strict quality control testing for the each product is also required. The downstreaming process and the quality control testing vary from product to product. अब जो downstreaming process होता है, मतलब जिसमें क्या आ रहा है, सेपरेशन, प्योरीफिकेशन, प्रिजर्वेशन, और जो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम देख जहाँ पे टेस्टिंग, क्लिनिकल ट्रायल्स, तो ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करते हैं, सबका ड्यूरेशन डिफरेंट होता है। मेडिसिन की केसेस में अलग है, कोई फूड प्रोडक्ट बन रहा है उसका अलग है। तो ये क्या है हमारा डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस, जहाँ पे प्रोडक्ट बन गया लेकिन मार्केट में जाने से पहले उसमें जो भी चीज़ें करनी थी, मार्केट में लाने से पहले जो सारी सीरीज़ ऑफ टेस्ट थे वो सब परफॉर्म किए जाएंगे, फिर उसको बाद में लॉन्च किया जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये वाला पूरा यूनिट कंप्लीट हो गई। हमने देखा स्टार्टिंग से अभी तक, सबसे पहले समझा कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, कैसे, फिर उसके टूल्स, किन किन चीज़ की आवश्यकता होती है, उसको कैसे बनाया जाता है, फिर हमने एक एक सारे स्टेप्स को हमने अलग अलग देखा, उस प्रोसेस जो भी है उसको किन स्टेप्स में परफॉर्म करते हैं, सारे प्रोसेस देखे, बन जाएगा, उसके बाद उसकी मार्केटिंग की जाएगी, उसको लार्ज क्वांटिटी में बनाना है, बन जाएगा, उसके बाद उसकी मार्केट में लाने से पहले जो भी टेस्ट वगैरह परफॉर्म होते हैं वो सारे परफॉर्म किए जाते हैं। तो यहाँ पे हमने पढ़ा बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड द प्रोसेस, क्या उसका प्रिंसिपल है, क्या उसका सिद्धांत है, किन चीज़ों पे वो बेस्ड है, और कैसे उस प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है। तो हमारा बायोटेक का एक फर्स्ट चैप्टर वो कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे इसका सेकंड चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इसको पढ़ लेना, डाउट हो तो मेंशन कर देना कमेंट में। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय। और यही सबको ज़्यादातर यही डाउट होता है सिलेक्टेबल मार्कर वाला, उसमें रिकॉम्बिनेंट और ट्रांसफॉर्मेंट वाला, वो मैंने क्लियर कर दिया है। थैंक यू।